नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो 13 दिसंबर 2001 को जो घटना हुई थी, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था संसद भवन की काफी बढ़ा दी गई थी और ये माना जा रहा था कि ये देश की सबसे सुरक्षित इमारत है। लेकिन कल यानी 13 दिसंबर 2023 को जो कुछ हुआ उसने सभी को चौंका दिया, सभी को डरा दिया और एक तरह से चिंता सबके मन में आ गई है। तो संसद में कैसे लगी है सेंध, कैसे जुड़े हैं 5 राज्यों के 6 किरदार, कौन है इस साजिश का सूत्रधार, एनडीटीवी के पास है पूरी कहानी। हर उस जगह पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता जहां घुसपैठ की ये प्लानिंग जो है वो रची गई है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो साजिश की पूरी कहानी है वो क्या है और फिर आपको हर उस जगह पर हम लेकर जाएंगे जहां से साजिश के तार जुड़े हैं। तो 6 शहर, 6 किरदार रहे ये जींद में। जो एकमात्र सभी आरोपियों में महिला है वो जींद की रहने वाली है, नीलम उनका नाम है। दूसरा जो किरदार था जो लोकसभा के भीतर था, सागर शर्मा, वो लखनऊ का रहने वाला है। वो लखनऊ से दिल्ली पहुंचा था इस साजिश को अंजाम देने के लिए। मनोरंजन जो मैसूर का रहने वाला है और उसके बाद अमोल शिंदे लातूर का रहने वाला है। गुरुग्राम का रहने वाला है विक्की, जिसके घर पर आके सब लोग ठहरे थे। और उसके बाद कोलकाता में ललित झा, जहां पर सब ने ये साजिश करने के बाद, इस हरकत को अंजाम देने के बाद ललित झा को फोन किया था। अब आते हैं उस बात पर, आपको बताते हैं कि संसद में जो घुसपैठ हुई कैसे रची गई है उसकी पूरी साजिश। तो एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो सबसे पहले 1.5 साल पहले सभी आरोपी जो हैं वो मैसूर में आके उन्होंने मुलाकात की है। सबसे पहली उन सभी आरोपियों की मुलाकात जो है वो मैसूर में हुई है। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ में जो किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ पर ये सभी लोग मुलाकात करी है। सभी लोगों ने एक दूसरे से मिले हैं, बातचीत यहाँ पर इनकी हुई है। और 9 महीने बाद दोबारा एक बार चंडीगढ़ में ये सभी आरोपी जो हैं ये मिलते हैं और यहाँ पर ये जो साजिश है, जो प्लानिंग है, उससे इन लोगों ने किया है। उसके बाद बजट सत्र में मनोरंजन जो है, जो कि लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा से कूदा था मनोरंजन, वो दिल्ली आता है और संसद का पास वो लेता है। उसके बाद बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद की रेकी की है और मनोरंजन को ये पता चला उस रेकी के दौरान कि यहाँ पर जूते की चेकिंग नहीं होती है, बाकी सब चीज़ों के लिए चेकिंग हो रही है, लेकिन अगर आप जूते में कुछ रख कर ला रहे हैं तो जूते को स्कैन नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद जुलाई की बात है जब सागर दिल्ली आता है और बाहर से वो संसद की रेकी करता है कि किस तरह से दाखिल हो सकते हैं, बाहर क्या कुछ हंगामा जो है वो किया जा सकता है। और उसके बाद आता है 10 दिसंबर का दिन जब सभी एक एक करके दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली ये लोग सब आए हैं और उसके बाद मनोरंजन जो है वो अकेला था जो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा है और बाकी सभी लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे हैं। और सभी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में जो विक्की था उसके घर पर रुके थे, उसके घर पर पहुंचे थे। देर रात ललित झा जो है वो भी गुरुग्राम पहुंचा है। और उसके बाद इंडिया गेट पर फाइनल प्लानिंग जो है इस पूरी साजिश की वो की गई है। फाइनल ये लोग सब लोग एक बार इंडिया गेट पर मिलते हैं और इंडिया गेट पर आरोपियों की आधे घंटे की ये मुलाकात चलती है जिसमें ये तय किया जाता है कि कौन संसद के अंदर जाएगा और कौन संसद के बाहर रहेगा। इस बात पर जो फैसला हुआ है वो इंडिया गेट पर लिया गया है और अंदर जाने वाले हर आरोपी को एक स्मोक बम वहां पर दिया गया। तो ये स्मोक बम जो है ये आखिर कहां से आया? तो जो अमोल शिंदे था जो बाहर, जिसके हाथ में स्मोक बम दिख रहा है, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा हुआ था, वो लातूर से स्मोक बम उसने खरीदे थे, वहां से वो लेकर आया था। और सागर जो था उसने कुर्ला में अमोल से स्मोक बम ले लिए थे और स्मोक बम चलाने के बाद जो पर्चा फेंकने की एक योजना थी वो भी इन लोगों ने बना रखी थी कि जैसे ही वो स्मोक बम चलाएंगे धुआं वहां पर हो जाएगा और उसके बाद पर्चे जो हैं वो भी फेंके जाएंगे। और उसके बाद 13 दिसंबर को सुबह बीजेपी सांसद जो हैं प्रताप सिम्हा, उनके पीए से इन लोगों ने पास लिए हैं संसद भवन में दाखिल होने के लिए। और घुसपैठ के दिन आरोपियों ने दिल्ली कैंट से तिरंगा भी खरीदा है। 12 बजे संसद भवन के अंदर ये सभी दाखिल हुए हैं, दोनों आरोपी जो हैं। और उसके बाद जो तस्वीरें हम सबके सामने आई वो थी। और अब देखते हैं कि किन किन राज्यों से साजिश के तार जो हैं वो जुड़े हैं। तो 5 राज्य जो हैं उनसे इस साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली है, उसके हिसाब से इस वक्त हम बता रहे हैं। तो जो पहला राज्य है यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन 5 राज्यों से साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन 5 राज्यों से साजिश के तार जुड़े हैं। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुलाकात की है, उसके बाद प्लानिंग की है और उसके बाद इस हरकत को, इस घटना को इन लोगों ने कल 13 दिसंबर 2023 को अंजाम दिया है। तो हर उस जगह जहां पर संसद में सेंध लगाने की योजना बनाई गई थी, वहां पर हमारे सहयोगी जो हैं वो मौजूद हैं। तो एक एक करके हम सबके पास चलते हैं। यहां पर हमारे पास नेहाल किदवई है। नेहाल, सबसे पहली जो मुलाकात है उसके बारे में अगर हम बात करें यहां पर, तो किस तरह से हम देख रहे थे कि सभी आरोपी जो है वो मैसूर में उन्होंने मुलाकात की थी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है? देखिए, मनोरंजन बीटेक है और उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और उसके बाद वो बेंगलोर और दिल्ली बराबर आता रहा, जैसा कि उसके पिता ने बताया। इसी दौरान जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त, जैसा कि आपने भी बताया है, ये लोग एक ग्रुप से जुड़े और सिग्नल ऐप में एक इनक्रिप्टेड अपना ग्रुप बनाया और उसके जरिए ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सागर तकरीबन 1 साल बेंगलुरु में अलग अलग टाइम पे रह चुका है और लगातार मनोरंजन और सागर एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। तो ये प्लानिंग बहुत दिनों से कुछ अलग ढंग से करने की शायद इन लोगों की चल रही थी और पुलिस से छुपाने के लिए इन लोगों ने इनक्रिप्टेड अपना ग्रुप बनाया था सिग्नल पे और उसी के जरिए ये लोग सारी अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। किस तरह से मिलना है, कहाँ पे मिलना है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। उसके पिता का ये कहना है कि पढ़ने लिखने में उनका बेटा मनोरंजन बहुत अच्छा था और जब उसने इंजीनियरिंग कर ली बेंगलुरु से 2015 में, उसके बाद वो काफी किताबें पढ़ रहा था। कुछ किताबें उन्होंने दिखाई भी और उनका यह कहना है कि इन्हीं किताबों की वजह से वो इस तरह के इस तरफ प्रेरित हुआ और उसने इस तरह से कुछ ऐसा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। बहुत दुखी थे उनके पिता। उनका जो ये एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं और सारा उनका कृषि का काम है और उसमें मनोरंजन भी उनका हाथ बटाता था। तो उनके पिता का यह कहना है कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ उसका उन्हें बहुत दुख है। लेकिन जो जानकारी वहां से आ रही है उसके हिसाब से मनोरंजन सागर के साथ सबसे ज्यादा संपर्क में था और सागर दूसरे लोगों के साथ संपर्क में था और ये लोग सभी, जैसा कि बताया मैंने, इस सिग्नल ऐप पर एक अलग इनक्रिप्टेड ग्रुप के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे और इसके बाद जो कुछ हुआ कल वो तो सबके सामने है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कर्नाटका में, खास करके मैसूरू में, जहाँ के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके घर के बाहर भी काफी धरना प्रदर्शन हुआ। तो लोग स्तब्ध हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी और इस तरह से होंगी। और प्रताप सिम्हा ने हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी मीडिया के सामने कोई बात नहीं की है, लेकिन उनके दफ्तर से ही पास इशू हुआ था जो मनोरंजन के पास था और मनोरंजन चूंकि मैसूर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसा बताया जाता है कि बराबर उसका आना जाना था। उसके जो सेक्रेटरी है प्रताप सिम्हा के, उनसे भी उनकी जान पहचान थी। तो ऐसी सूरत में एक मेलजोल था, आना जाना था, पहचान थी और पहचान के लोगों को ही पास दिया जाता है। शायद इसीलिए पास दिया भी गया मनोरंजन को और इसके बाद जो कुछ भी हुआ कल संसद में उसको लेकर के जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के मनोरंजन की जो भूमिका है वो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोरंजन के बारे में और भी डिटेल्स मैं यहाँ पर आपसे लूंगी। परिमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 10 दिसंबर वो दिन था जब सभी एक एक करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह से होता है, क्योंकि स्मोक बम जो है वो स्टेशन के रास्ते ही दिल्ली में दाखिल हुए हैं? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे ये बताएं कि जो 10 दिसंबर था उस दिन तमाम जो आरोपी हैं वो एक एक करके यहाँ पर दिल्ली में दाखिल हुए थे और सिर्फ मनोरंजन जो है वो फ्लाइट से आए थे, जैसा आपने बताया। लेकिन ये भी जानकारी आई है कि नीलम बस के जरिए भी मुमकिन है कि हरियाणा से यहाँ दिल्ली आई हो, लेकिन बाकी जो 2 हैं, सागर और इनके अलावा जो अनमोल हैं, ये ट्रेनों के जरिए आए थे। और ट्रेन की बात कहें या सुरक्षा व्यवस्था की बात कहें तो चेकिंग तो होती है, लेकिन चेकिंग अगर आप अंदर दाखिल होते हैं स्टेशन में तब होती है। जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो उसमें किसी तरह की चेकिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ के सीसीटीवी फुटेज एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी यहाँ पर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद स्टेशन प्लेटफॉर्म पे कितना वक्त गुजारा और कैसे वो निकले। तो ये तमाम जानकारी जो है सीसीटीवी के जरिए जो प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं उनके जरिए
पता लगाई जा सकती है और ये तार जोड़े जा सकते हैं। और इसको लेकर फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो 13 दिसंबर की घटना थी, अपने आप में इस घटना को कोई सही करार नहीं दे रहा है और इनकी तरीके को सीधे तौर पे गलत बता रहा है, क्योंकि एक चूक सुरक्षा में तो हुई, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से साजिश रची वो अपने आप में तरीका गलत था, अपनी आवाज बुलंद करने का तरीका गलत था। लेकिन यहाँ पर स्टेशन की बात करें, बात यहाँ पर सुरक्षा में सेंध तक ही सीमित नहीं है। बात यहाँ पर ये भी है कि आप उस इमारत में दाखिल हुए हैं जो हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और उसमें दाखिल होने के लिए बाकायदा आपने साजिश करी है। इसीलिए अब तक जो दलीलें वो दे रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर वो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, उस दलील पर अब तक पुलिस उन पर विश्वास नहीं कर रही है। परिमल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इंडिया गेट से। प्रशांत, इंडिया गेट वो जगह थी जहां पर फाइनल प्लानिंग की गई थी कि अंदर कौन दाखिल होगा, बाहर कौन रहेगा, स्मोक बम का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। तो जिस तरह से परिमल बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इंडिया गेट पर अगर इनके साथ कोई और व्यक्ति भी था या क्या उस तरह की कोई फुटेज वहां से बरामद हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है, तो यहाँ पर कई जगह पर आपको सीसीटीवी कैमरे दिख जाएंगे, लगे हुए हैं, बाजाब्ता वो फंक्शनिंग है। तो जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर जैसी जानकारी अभी तक आई है कि 13 दिसंबर को 5 व्यक्ति इसी जगह पर जुटे थे। सुबह में आपने जो जानकारी दी कि 9 बजे वो प्रताप सिम्हा के घर गए, उनके पीए से उन्होंने पास लिया और यही वो जगह है। आप मेरे पीछे इंडिया गेट देख पा रही होंगी, यहाँ पर पुलिस की भी सुरक्षा रहती है, लेकिन बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं घूमने, दिल्ली के भी लोग आते हैं यहाँ घूमने और अभी भी मेरे पीछे आप भीड़ देख सकती हैं। तो यहीं पर वो प्लानिंग की गई और सबसे बड़ी बात कि जो स्मोक बम की बात आप लगातार कर रही हैं, जो कैनिस्टर जिसको कहा जा रहा है, जिससे वो धुआं छोड़ा गया, वो यहीं पर बांटा गया सबको और यहीं पर ये भी तय हुआ कि कौन अंदर जाएगा, क्योंकि 2 ही पास मिल पाए थे। कोशिश ये थी कि सबको पास मिले अंदर जाने की, लेकिन व्यवस्था ऐसी है पार्लियामेंट की कि एक सांसद 2 लोगों का ही पास बनवा सकता है। तो उस दिन 2 ही पास मिले थे और यहाँ पर तय हुआ कि ये दोनों लोग, चूँकि उनके नाम से पास था, वही लोग अंदर जाएंगे, बाकी दोनों लोगों ने बाहर काम करना था। मैं ये भी बता दूं कि इंडिया गेट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से अगर आप गूगल मैप देखेंगी तो गाड़ी या ऑटो के रास्ते अगर आप जाएंगी तो 6 मिनट 2 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पर है, यहाँ से पार्लियामेंट हाउस जो है। अगर आप पैदल भी जाती हो तो 10 से 15 मिनट अमूमन यहाँ से लगते हैं पहुँचने में। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर उनको 12 बजे पार्लियामेंट में प्रवेश करना था तो यहाँ से वो करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास निकले होंगे। तो यहीं पर वो आखिरी जो मुलाकात हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो घटना उस दिन घटी उसके पहले आखिरी मुलाकात जहाँ पर हुई, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। ये भी तय हुआ कि स्मोक बम दिया जाएगा और सबको कैनिस्टर सबको बांटा गया और यहाँ से फिर उन लोगों ने पार्लियामेंट की ओर प्रस्थान किया। बिल्कुल प्रशांत, हम अपने दर्शकों को बता दें कि संसद में सेंध की जो पूरी साजिश रची गई है उसके लिए हर उस जगह पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप निहाल किदवई को देख रहे हैं, परिमल को देख रहे हैं, प्रशांत हैं, मुकेश हैं, गजाली हैं, ये सब अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से 1.5 साल पहले ये साजिश जो है संसद में दाखिल होने की, सेंध करने की सुरक्षा में वो यहाँ पर रची गई थी। मुकेश सिंह सेंगर के पास चलेंगे जो पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, यहाँ पर यूएपीए के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और अब इनको आज पेश किया जा रहा है। क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि कई तरह की दलीलें ये देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो चारों आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस जो एनएफसी में स्पेशल सेल का ऑफिस है वहाँ से लेकर निकल गई है। अब इनको क्या पटियाला हाउस कोर्ट में लाया जाएगा या फिर जज के घर पर पेशी होगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि चारों आरोपियों ने जो काम किया है उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है और अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो उन पर हमला भी हो सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को डर है कि कहीं कोर्ट में पेशी के दौरान कोई उपद्रव ना हो हो सकता है कि पुलिस जज के घर में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश करे। अभी तक आरोपियों ने जो पूछताछ में कहा है वो यही कहा है कि किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर ये लोग नाराज़ चल रहे थे और इसीलिए इन्होंने ये पूरा जो संसद में हंगामा किया है वो इसी वजह से किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को सरकार से नाराज़गी होती है तो उसके लिए जंतर मंतर, रामलीला मैदान या वो कहीं पर भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन इस तरह से प्लानिंग करना और संसद के हमले की बरसी वाले दिन संसद के अंदर घुसना और भारी सिक्योरिटी के बीच घुसना,
एक सांसद के जरिए पास लेना, फिर अंदर जाना और इसके पहले रेकी करना, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है और जो आरोपी हैं वो अपने मोटिव में भी कामयाब हो गए, संसद के अंदर दाखिल हो गए। तो अभी दिल्ली पुलिस इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो पता लगा रही है और साथ में इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है ये भी देखा जा रहा है। बिल्कुल मुकेश, इंतजार रहेगा इस चीज़ का कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि फिलहाल इनका ये कहना है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे उस थ्योरी पे फिलहाल न पुलिस विश्वास कर रही है और शायद कोई और भी विश्वास ना करे। मोहम्मद गजाली का हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। गजाली, 2 मुलाकातें जो हैं वो इनकी पंजाब में हुई हैं, क्योंकि इन्होंने जो किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी मुलाकात की है और उसके बाद एक बार फिर से ये मिले हैं। ऐसे में वहाँ से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि योजना जो है वो मैसूर से शुरू हुई थी और उसके बाद दूसरा पड़ाव जो था वो इनका पंजाब ही था। जी देखिए, अक्सर अगर कल की घटना को अगर ना देखें, उसको 1 मिनट के लिए नज़रअंदाज कर दें, तो नीलम हो और नीलम के जो साथी हैं वो किसान आंदोलन में काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं। न सिर्फ किसान आंदोलन जो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे 2020 और साल 2021 में देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा में या चंडीगढ़ में जब किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं तो उसमें नीलम काफ़ी प्रखर रूप से उसमें पार्टिसिपेट करती रही हैं, शामिल होती रही हैं। और मार्च में भी इस साल यहाँ पर किसान जो हैं पंजाब और हरियाणा के चंडीगढ़ एयरपोर्ट के इलाके में उन्होंने मार्च के महीने में एक विरोध प्रदर्शन इस मांग को लेकर शुरू किया था कि साल 2020 और 21 में जिन मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उसमें बहुत सी मांगें पूरी नहीं हुई थी, तो उसमें भी वो यहाँ शिरकत करने आई थी। उनकी पुरानी कई वीडियोज़ ऐसी भी आ रही हैं जो हरियाणा में जिन मुद्दों को लेकर किसान अलग अलग जगहों पर कभी टोल प्लाजा बंद करने की बात करते थे या कहीं किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने की बात करके टोल के किनारे वो विरोध प्रदर्शन हरियाणा में अक्सर खाप या जो किसान गुट हैं या संगठन है वो करते रहे हैं, तो उसमें भी नीलम की शिरकत रही है। और ऐसे में एक बात समझना होगा कि कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, कोई भी संगठन हो, तो उसको युवाओं की जरूरत होती है। नीलम पढ़ी लिखी बेरोजगार थी, किस लिए इन्होंने संसद में ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन कह लें या इंट्रूजन कह लें, अंदर घुस के वो कैनिस्टर कलर वाला जो उन्होंने उड़ाया है वो क्यों किया है उसकी जांच तो चलती रहेगी, लेकिन किसान संगठन के साथ या खाप पंचायतों का जो समर्थन उनको अब मिल रहा है, कल इसमें भी एक सियासत देखने को मिली कि राकेश टिकैत जो है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारी इन चारों लोगों से कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारा इनके साथ कोई अनुबंध नहीं है या कोई इनके साथ हमारा मेल जोल नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो लोकल आज़ाद पलवा करके एक किसान नेता हैं, एसकेएम के सदस्य भी हैं, वो उन्होंने एक छोटी सी महापंचायत आज बुलाई है और कहा है कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान संगठन हैं या जो खाप पंचायतें हैं उनसे वो जरूर मांग करेंगे कि नीलम आज़ाद जो उनका नाम बताया जा रहा है कि नीलम को रिहा भी करवाया जाए, उन पे अगर यूएपीए के तहत धाराएं लगाई गई हैं तो उसको भी हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि जो किसान संगठन है या जो खाप पंचायतें हैं उनकी मांगों को लेकर जो निरंतर पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन होते रहे हैं और खास करके जो उनकी मीटिंग की बात आप कर रही हैं वो चंडीगढ़ में इस साल आई थी। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट के इलाके में एयरपोर्ट के करीब जो है किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, सड़कें भी जाम की थी, उसमें भी उनकी प्रेजेंस बताई जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या किसान संगठन भी उनके लिए उसी तरह सामने आते हैं, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं और जो घटना हुई है उसकी मजम्मत या उसको क्रिटिसाइज जो है सारे ही पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ऐसे में सियासत भी देखनी होगी कि सुरक्षा के बड़े चूक का मामला तो है ही, लेकिन उसमें उनका रोल क्या रहता है। और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां मास्टरमाइंड की बात कर रही हैं, जो एक मास्टरमाइंड इन चारों लोगों के अलावा गायब है या पकड़ा नहीं गया है, तो उसमें क्या भूमिका थी और असल मकसद क्या सिर्फ बेरोजगारी की तरफ ध्यान आकर्षित करना था या इसके अलावा, और अगर इसके पीछे प्लानिंग जैसा सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि बहुत प्लानिंग हुई है, तो उसमें देखना होगा कि इंडिविजुअली इन लोगों का क्या रोल था। क्योंकि जब इनको संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गया है तो उस वक्त भी टीवी के एक बाइट में वो बताती हुई नजर आ रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बेरोजगार हूँ, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हुआ है और सरकार का जो अटेंशन है मैं सिर्फ बेरोजगारी की तरफ आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए ये कदम उठाया है। किसान आंदोलन और किसान संगठनों के साथ जहां तक उनके राब्ते की बात है वो जाहिर है, वो एस्टैब्लिश भी हुआ है, कई वीडियोस भी आई हैं। अब देखना होगा कि वो जांच एजेंसियां और खुद किसान संगठन इसको किस तरह से आगे ले जाते हैं।
पूर्ण जानकारियां आपने दी है और यहाँ पर किसान संगठन जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका इन लोगों से कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई पहले से कोई नाता नहीं है। अब कौन वहाँ पर पहुँचा है, उसके बाद क्या साजिश उन्होंने की है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर निहाल आप बने हुए हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कुछ क्षणों में कि कल किस तरह से वो दाखिल हुए थे। कल से वो कई दफ़ा हम सब देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है निहाल ये भी देखना कि जो 2 लोग बाहर थे उसमें अमोल शिंदे थे और नीलम जो है वो एकमात्र महिला जो है वो थी, और जो अंदर दाखिल हुए थे उसमें मनोरंजन और सागर थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये नीलम है जो नजर आ रही है, और इनके पहले जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो अमोल थे। और यहाँ पर जो लोकसभा की तस्वीरें हैं जब अंदर ये जो शख्स दाखिल हो रहा है, इसमें सागर और मनोरंजन है जो दर्शक दीर्घा से यहाँ पर कूदे थे और उसके बाद एक के बाद एक ये बेंच कूदते हुए आगे जाते हैं, सुरक्षा में सेंध यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर अपने जूते से कुछ निकालता है और उसके बाद वही वो स्मोक बम है जिससे धुआं निकलने लगता है। निहाल, यहाँ पर आपसे हम यही समझना चाह रहे थे कि मनोरंजन के बारे में जिस तरह से आपने जानकारी दी, क्या उसका जो बैकग्राउंड रहा है, जो पृष्ठभूमि रही है, उसमें किसी तरह का कोई आपराधिक लिंक सामने आया है अब तक? देखिए, वो काफी मेधावी छात्र रहा है। जो जानकारी हमें मिली है, 10वीं की जो परीक्षा उसने पास की थी उसमें 75% स्टेट बोर्ड के एग्जाम में उसको मार्क्स मिले थे, और स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इतना ज्यादा मार्क्स काफी मार्क्स माना जाता है, अच्छा मार्क्स माना जाता है, डिस्टिंक्शन होता है ये। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अच्छा छात्र था, पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर इंजीनियर था। उसके पिता ने कई सारी किताबें दिखाई जो लोग वहां पर गए, और उनका ये कहना था कि इन किताबों से प्रभावित होकर के वो कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए प्रेरित हो गया, और इसीलिए उसने ये सारे कदम उठाए हैं। जो उनके पड़ोसी हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि बहुत कम बोलता था, ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता था। लेकिन सागर को लेकर के जो जानकारी हमें मिल रही है कि सागर का कई बार मैसूर आना जाना और मैसूर से बेंगलुरु आना सागर और मनोरंजन का ये लगा रहता था। और ये भी जानकारी मिली कि सागर काफी लंबे समय तक बेंगलुरु में रहा, अलग अलग समय में, तकरीबन 1 साल तक। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसमें इस पूरे ग्रुप का हाथ था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें मनोरंजन, सागर और नीलम, ये लोग सूत्रधार रहे इसके। और सोचिए कि एक सोची समझी एक रणनीति के तहत इन लोगों ने इनक्रिप्टेड ग्रुप बनाया ताकि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर से वो बच करके रहे, और इसमें वो कामयाब भी हुए अपने मकसद में। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है निहाल जो आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों से तार जुड़े हैं, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद इस प्लानिंग को पूरी तरह से अंजाम देते हुए यहाँ पर वो नजर आए हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी के चलते आज लोकसभा में सचिवालय में जो 8 सिक्योरिटी के लोग हैं उन्हें सस्पेंड भी इसके चलते कर दिया गया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर का सिलसिला जारी है, इस पर हमें भी और चर्चा जारी रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से संसद में सेंध लगाई गई, उसकी साजिश जो है वो किस तरह से अलग अलग राज्यों से होती हुई जुड़ी। और हम नागपुर का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े वहां पर मौजूद हैं। अमोल शिंदे जो कि बाहर था, जिसके हाथ में वो स्मोक बम था, वो लातूर से उसने स्मोक बम खरीदा था। रौनक हमारे साथ हैं। रौनक, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? क्या लातूर में जब उसने अमोल ने ये सामान खरीदा, उसके बाद जब वो लेके गया, कहीं पर इसका मतलब है चेकिंग नहीं हुई है, वो सफलतापूर्वक उसे यहाँ से दिल्ली तक लेकर आया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर उसको ये सफलता मिली और तभी वो कल संसद भवन में वो जो स्मोक था उसको वहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहा था। मैं आपको अमोल शिंदे के बारे में जब से खबर लोगों तक पहुँची है कि उसका नाम पार्लियामेंट में जिस तरह की घटना घटी उसमें अमोल शिंदे का नाम जब से सामने आया, तो तब से न केवल जांच एजेंसियां बल्कि उनके गाँव के आसपास में रहने वाले लोग भी एकदम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि अमोल शिंदे की अगर बात करें तो उनके माता पिता जो है वो खेत में मजदूरी का काम करते हैं। अमोल शिंदे चाहते थे कि वो पुलिस या फिर आर्मी में भर्ती हो, और उसको लेकर वो लगातार तैयारियां भी कर रहे थे। कई तरह की तैयारियां जो है वो करते रहते थे, और इतना ही नहीं तो वो दौड़ में बहुत अच्छे माने जाते थे। और ये ज़रूर उनके आसपास के लोगों ने बताया कि जिस तरह से देश में लगातार अलग अलग तरह की जब खबरें आती थी, सरकार को लेकर खबरें आती थी, तो उसको लेकर वो अपना गुस्सा भी दोस्तों के बीच में प्रकट करते रहते थे। उनके मन में टीस थी कि निश्चित तौर पर जो युवा है उनको कहीं
कहीं ना कहीं जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं और इसको लेकर अमोल शिंदे आहत भी नजर आते थे। लेकिन इतना बड़ा कदम वो उठा लेंगे उनके घर वालों को भी पता नहीं था। उनके घर वालों से जब कुछ स्थानीय पत्रकार इस घटना के बाद उनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचे तब पता ये लगा कि वो 9 तारीख को लातूर छोड़कर घर वालों को ये बताकर घर से निकले थे कि वो पुलिस भर्ती की परीक्षा में शिरकत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में जब इस तरह की घटना हुई तो उनके घर वाले खुद आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें बिल्कुल इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी कि अमोल इस तरह की किसी घटना में लिप्त होगा। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि अगर वे दोषी है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल रौनक, सभी के लिए ये हैरान करने वाली बात है। और इन सभी में एक और आरोपी, जो एक आरोपी है वो महिला भी है और उनका नाम नीलम है, जो संसद के बाहर नारे लगाती हुई नजर आई थी, स्मोक बम का इस्तेमाल भी किया था। जींद की वो रहने वाली। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त जींद में मौजूद हैं। रवीश, जिस तरह से रौनक बता रहे हैं कि अमोल को लेकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो उनके अंदर नाराजगी चल रही थी या जिस बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर वो निराश थे, ऐसा कदम उठा लेंगे। क्या जानकारी आपको नीलम के बारे में अब तक मिली है? जी देखिए, आज मैं 2 लोगों के घर पर गया था। इस वक्त मैं नीलम के घर पर हूं, जो संसद भवन के बाहर आपको जो है स्मोक बम लहराते हुए दिखी थी। नीलम के अभी घर से मैं वापस आया हूं। नीलम एमफिल कर चुकी हैं, एस-टेट की जो परीक्षा है उसको पास कर चुकी हैं, लेकिन 7 साल तैयारी करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिली। उसके चलते उनके परिवार का ये कहना है कि थोड़ा सा वो डिप्रेशन में थी। हालांकि उन्होंने जो नीलम का कमरा है उसको दिखाया और ये कहा कि पूरी तरीके से कमरा जो है वो किताबों से भरा पड़ा हुआ है। एमफिल कर चुकी है, एस-टेट पास कर चुकी है और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर चुकी थी। लेकिन एस-टेट में ये हुआ कि 7 साल तैयारी करने के बावजूद जब परीक्षा रद्द हो गई तो उसके बाद में फिर से एस-टेट की वो तैयारी कर रही थी। नीलम का जो है वो किसान आंदोलन में भी भाग ले चुकी हैं और समय समय पर कई सारे आंदोलनों में जाती रही हैं। परिवार जो है वो निम्न मध्यम वर्ग आय का है। पिता उनके हलवाई का काम करते हैं, एक भाई है वो दूध का काम करता है और नीलम की जो छोटी बहन है उसकी शादी हो चुकी है। ये तो रही उनकी एक पारिवारिक बैकग्राउंड। नीलम का जहां तक सवाल है तो नीलम इन लड़कों के संपर्क में कैसे आए? सूत्र ये कह रहे हैं कि तकरीबन साल भर पहले नीलम जो है वो चंडीगढ़ में एक किसान आंदोलन में भाग लेने गई थी और वहीं पर इन लड़कों के संपर्क में आई और उसके बाद में लगातार जो है वो इनसे टच में वो रहती थी। और लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि वो नीलम जो है वो हिसार में पीजी में रहकर तैयारी करती थी। परिवार को ये जानकारी नहीं थी कि वो नीलम जो है वो दिल्ली कब पहुंची हैं। कल जब उन्होंने टीवी पर दोपहर को ये देखा कि नीलम उसमें नज़र आ रही हैं, तब जो है परिवार को पता चला। आज एक पंचायत भी जो है वो जींद में हुई है और उस पंचायत में ये 3 बातें कही गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि नीलम चूंकि संसद भवन के अंदर नहीं थी तो नीलम के ऊपर में इतनी कड़ी धाराएं न लगाई जाएं। दूसरी जो डिमांड पंचायत ने की है सरकार से वो ये की है कि नीलम को रिहा किया जाए, क्योंकि नीलम का जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, नीलम का पढ़ने लिखने वाला बैकग्राउंड रहा है। तीसरी बात उन्होंने हम मीडिया से भी अपील की है कि मीडिया जो है वो थोड़ा संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग करे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये 3 चीजें जो है पंचायत ने की और पंचायत ने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, उनकी डिमांड पर कोई जो उस तरीके से नहीं पूरी की, तो वो आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग खाप पंचायतों से मुलाकात करके एक बड़े आंदोलन इस मुद्दे पर करेंगे। जी बिल्कुल रवीश, हैरान करने वाली बात है कि उनके परिवार में किसी को जानकारी तक नहीं थी कि नीलम दिल्ली पहुंच चुकी हैं और ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसी कोई साजिश जो है वो रची जा रही है। संसद भवन में हिमांशु शेखर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, कल में और आज में अब सुरक्षा में क्या बदलाव कर दिए गए हैं, क्योंकि सांसद खासे डरे हुए थे और नाराज भी थे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त बिल्कुल सामने हूँ, संसद भवन परिसर के ठीक सामने, और ये परिवहन भवन के सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर मीडिया को अनुमति दी गई है यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट करने की। और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पहले कल तक काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ लगी होती थी। जो भी यहाँ विजिटर आते थे या सांसद आते थे या अधिकारी आते थे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ लगी होती थी। पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कहीं भी किसी भी गाड़ी को खड़ी करने की इजाज़त नहीं है और पुलिसकर्मी और कमांडोज जो है वो चारों तरफ इस परिसर के यहाँ पर लगाए गए हैं। आप मेरी तरफ दाहिनी तरफ भी देख सकते हैं, ये इलाका बिल्कुल खाली है और यही इलाका है, यही गेट है जहाँ से विजिटर्स अंदर जाते हैं, अदिति। और आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 2 कमांडो आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे।
यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है और जो दो अधिकारी इधर आ रहे हैं ये एनडीआरएफ के अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर गेट पर तैनात किया गया है किसी भी आपदा की स्थिति में आम लोगों की यहाँ पर और सांसदों की मदद करने के लिए। लेकिन ये पूरा इलाका जो है चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखेगा और इस तस्वीर में सिर्फ कुछ मीडिया कर्मी आपको दिखेंगे, कैमरामैन हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के। और ये एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर जो आज मैंने महसूस किया है। दूसरी बात, विजिटर्स पहले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आते थे क्योंकि आपको पता है 11 बजे से 6 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती है लोकसभा और राज्यसभा में, और 1 घंटे के लिए विजिटर्स पास बनता है। और हर घंटे मैं देखता था यहाँ पर बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी होती थी और लोग काफ़ी आराम से और पूरी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर जाते थे। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ है और जिसमें ये खबर आ रही है कि मनोरंजन बैंगलोर से बजट सत्र के दौरान भी संसद आया था, उससे निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है किसी भी एक व्यक्ति के लिए कि वो यहाँ पर पास बनवा ले और अंदर जाकर लोकसभा की विजिटर्स गैलरी में जाकर और फिर इस तरह से जंप करने की कोशिश करे। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने पूरी तैयारी की थी और उन्हें बिल्कुल पता था कि फर्स्ट लेयर पर, सेकेंड लेयर पर और जो विजिटर्स गैलरी में जाने के दौरान जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, किस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग होती है और क्या उसमें कोई लूप होल है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, किस परिस्थिति में वो अंदर गए। निश्चित तौर पर एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, जांच का विषय है, जांच चल रही है। सीआरपीएफ के डीजी भी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट कैंपस के अंदर गए हैं और यहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट के, उनके साथ उनकी मुलाकात भी होनी है क्योंकि वो जाँच कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं जो हाई लेवल कमेटी गृह मंत्रालय ने बनाई है। लेकिन जितनी आसानी से 2 लोग सागर शर्मा और मनोरंजन डी वहाँ जाने में और घुसने में कामयाब रहे, इससे निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और आज बदलाव बहुत साफ दिख रहा है संसद में। अदिति, बिल्कुल हिमांशु, एक बार हम फिर से परिमल का रुख करेंगे यहाँ पर। परिमल, इस वक्त रेलवे की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन लोगों की जो तादाद थी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेन के जरिए ही दिल्ली में दाखिल हुए हैं। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है अदिति, लेकिन अमूमन ट्रेन से हमने भी और आपने भी सफ़र किया है, उसमें जब आप अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तब एक चेकिंग ज़रूर होती है। और जब उस वक्त ये 2 लोग दाखिल हो रहे थे ट्रेन में दिल्ली के लिए, तो वहाँ पर किस तरीके से चेकिंग को अंजाम दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। और हालांकि ये स्मोक बम है तो हो सकता है कि इसको देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया गया हो कि ये किस पर्पस से ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर आपकी चेकिंग बिल्कुल नहीं होती, आप सीधे निकल जाते हैं बाहर में। लेकिन एक एक तार जोड़ना ज़रूरी है, उस तार को जोड़ने की कड़ी में ये रेलवे स्टेशन अहम हो सकते हैं जहाँ से सीसीटीवी की फुटेज के जरिए एक एक तार को जोड़कर गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मदद मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु आपका और अब हमारे सभी सहयोगियों का। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जो भी हम तक जानकारियां पहुंची थी, किस तरह से ये साजिश रची गई है सुरक्षा में सेंध की संसद भवन में, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं।